नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं ताबिश। शुरुआत कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर से आ रही खबर के साथ, जहां टारगेट किलिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल एक ही दिन में 2 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। कुलगांव में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद अब बडगांव में बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर यहां पर फायरिंग की थी, जिसमें से एक मजदूर गंभीर तौर पर घायल हो गया और एक मजदूर की मौत हो गई। ये आतंकी हमला बडगाम जिले के मगरेपुरा गांव में हुआ है और लगातार इस तरीके से जो टारगेट किलिंग है वो कश्मीर में हो रही है, जिसकी वजह से लोग भी खासे जो है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और एक अहम बैठक भी गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर जो है वो होनी है। बिल्कुल, और पिछले अगर 1 महीने की ये बात की जाए टारगेट किलिंग की, खासतौर से जिस तरह से चुन चुन कर लोगों को मारा गया है, ये 8वीं घटना थी। 2 जून यानी कल विजय कुमार की जो बैंक मैनेजर थे उनकी हत्या कर दी गई। इससे पहले 31 मई को रजनी बाला की हत्या हुई, जो कि एक शिक्षिका थी। इसके अलावा 25 मई को अमरीना भट्ट की हत्या की गई और इसी तरह ये लंबी फहरिस्त अब हो गई है। आप देखिए, 24 मई को सैफुल्ला कादरी, 17 मई को रंजीत सिंह, 13 मई को रियाज ठोकर, 12 को राहुल भट्ट और 7 मई को गुलाम हसन डार, इनको निशाना बनाया गया आतंकियों की तरफ से। और आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली आ रहे हैं और ये आप देखिए किस तरीके से एक एक कर जो लोग वहां पर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग का सिलसिला रोकने का नाम नहीं ले रहा है और आतंकियों के ये जो हौसले हैं इसको देखकर अब लगातार लोगों की चिंता बढ़ रही है और सरकार और हमारे जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ से जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन लगातार उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होते रहना ये जरूर चिंता की बात है। और आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली आ रहे हैं, जैसे कि हमने बताया आपको। और दोनों की जो बैठक है जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात के मद्देनजर काफ़ी अहम मानी जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह, एनएस अजीत डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई और जम्मू कश्मीर को लेकर जो है ये बैठक की गई थी और आज भी जो है इस पर चर्चा की जानी है। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता, आज ये बैठक उपराज्यपाल और गृह मंत्री के बीच कितने बजे होनी है, क्योंकि काफी ज्यादा संगीन और गंभीर मुद्दा होता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से वादा किया गया था, कश्मीरी पंडितों की खासतौर से बात की जाए, उनको बसाने की, रिहैबिलिटेशन की, उनकी सुरक्षा की, वो पलायन की कोशिशें कर रहे हैं और टारगेट किलिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके लिए क्या अहम कदम उठाने के बारे में सरकार सोच रही है, केंद्र सरकार? इन बैठकों का कोई मायने नहीं रखता है जब तक अगर स्थिति ऑन ग्राउंड जो है वो चेंज नहीं होती है। परसेप्शन जो है वो ज्यादा बड़ी होती है। और जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, उनमें एक ये धारणा और एक ये बिलीफ आ गया है कि जो केंद्र सरकार है और जो यूटी सरकार है वो उन्हें सुरक्षा देने में असक्षम है। उन्होंने कई कदम जो है वो उठाए हैं केंद्र सरकार द्वारा भी, लेकिन फिर भी जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो होती चली गई हैं। सिर्फ मई के महीने में ही 5 टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, जून में 2 हो गई हैं। तो जिस तरह से ये जो सिलसिला है रुक नहीं रहा है, तो वो लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं। हमने लगातार वीडियोस देखे हैं जिनमें पुलिस वाले जो हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मत जाइए, हम आपको यहाँ सुरक्षा देंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट इनक्लेव्स में रखेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस सब को लेकर काफी चिंता है, क्योंकि भारत सरकार का ये नैरेटिव रहा है कि 370 धारा हटाने के बाद कश्मीर घाटी इतनी सुरक्षित हो गई है कि ना सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि बाकी के भी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वहां जा सकते हैं, वहां पे जमीन तक खरीद सकते हैं और वहां पर बस सकते हैं। तो ये उनके एक नैरेटिव को काउंटर करने वाली जो स्थिति है वहां पर पैदा हो गई है। इसे लेकर बहुत चिंता है। जहां तक आज की बैठक का सवाल है, ये बैठक 3 बजे है। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ यही वाला मुद्दा कि आप माइनॉरिटीज को सेफ क्यों नहीं फील करवा पा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा अमरनाथ यात्रा दूसरा बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी अमरनाथ यात्रा के लिए। तो आपने अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, 2 साल बाद ये फिर से शुरू होने जा रही है, इस महीने के आखिर में शुरुआत होनी है। क्या ताजा हालात के मद्देनजर उस पर भी पुनर्विचार फैसला किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 साल बाद, जैसा कि आप खुद कह रही हैं कि हो रही है, हर जगह जो है कोविड के चलते हर जो एक
एक नियम बनाए गए थे उनमें रिलैक्सेशन दी गई है। केदारनाथ यात्रा चल रही है, ऐसे में आप अमरनाथ यात्रा को कैसे रोक सकते हैं? हाँ, ये जरूर है कि आपको सुरक्षित अमरनाथ यात्रा करवानी होगी। 30 जून को ये यात्रा शुरू होगी, 11 अगस्त तक चलेगी, लेकिन क्योंकि चलिए, तो 30 जून से यात्रा भी शुरू होनी है और जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं वो जाहिर है इस पर भी नजर होगी सरकार की, क्योंकि शांति वहां पर रहना सबसे पहले बहुत जरूरी है। दूसरा, जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, क्या उनको सुरक्षित जो है रखना वहां पर, उनको एक सुरक्षा का भाव पैदा करना वहां पर, ये बहुत बड़ी चुनौतियां फिलहाल नजर आ रही हैं। उसको लेकर अहम बैठकें जो है वो भी की जा रही हैं। तो टारगेट जो है किलिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बडगांव में कल मजदूर की हत्या के अलावा जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। उसका सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, किस तरह से आतंकी बैंक के अंदर दाखिल होता है और सीधा बैंक मैनेजर विजय कुमार को निशाने पर लेता है, हत्या कर देता है। विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे और हाल ही में 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, स्क्रीन पर एक तरफ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है निशाना टारगेट किया और गोली मारकर वहां से फरार हुआ। और इस तरीके की घटनाएं जो है वो लोगों में एक डर का माहौल पैदा वहां पर कर रही हैं और लगातार जो हमले बढ़ रहे हैं उसके चलते कश्मीरी पंडित जो हैं वो दहशत में हैं। और गुरुवार को उन्होंने जमकर इसी वजह से विरोध प्रदर्शन भी वहां पर किया और इसके साथ ही कई कश्मीरी पंडितों ने पलायन की भी कोशिश जो है वो की है, लेकिन अनंतनाग में पुलिस ने उन्हें पलायन से रोक दिया। और इस मसले पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की है। कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक में घुसकर चुनकर हमला करता हुआ इकलौता आतंकी कैमरे में कैद हो गया। बैंक मैनेजर विजय कुमार राजस्थान के थे और उन्हें पहले से चुनकर निशाना बनाया गया। पिछले 3 दिनों में ये किसी हिंदू कर्मी की दूसरी और पिछले 3 हफ्तों में तीसरी हत्या है। पीओ के एग्जाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। इसके फौरन बाद जो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद पिछले 3 हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया और जम्मू के लिए रवाना होने लगे। हमें नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा, जिस एक्ट के तहत आप बंद रख रहे हो। निकलो यार, उसको बुला यार, अंजलि को। अमित कौल, जो श्रीनगर में पिछले 3 हफ्तों से पंडितों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से अपनी तस्वीर साझा की। हम लोग श्रीनगर से निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं। हम नेशनल हाईवे में अभी रामबन पहुंचे हैं और बहुत जल्दी हम लोग जम्मू पहुंच जाएंगे। 2010 से विशेष रोजगार पैकेज के तहत घाटी में लौटने वाले 4000 से ज्यादा प्रवासी पंडित कर्मियों का कहना है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और घाटी से चले जाने का वक्त आ गया है। Enough is enough. The government is completely failed in saving minority here. मंगलवार को पंडित कर्मचारियों ने सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी थी कि या तो उनका तबादला जम्मू किया जाए वरना वो सभी नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। इस पर पुलिस ने पंडित शिविरों की नाकाबंदी की और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। मैं मानता हूं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कोविड के दौरान कहा था, जान है तो जहान है। सो ये दोहरा मापदंड तो नहीं चल सकता है कि आप बाकी मुल्क के वासियों के लिए, उनके सिटीजन्स के लिए आप बोलें कि जान है तो जहान है। और जब ये कश्मीरी पंडितों की यहाँ बात आती है या कोई भी सिटीजन यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का है जिसको अपनी जान के ऊपर हमला लग रहा है या खतरा लग रहा है, आप उसको जबरदस्ती वहाँ लॉक करके बिठा के रखें ताकि आप पूरे देश को या पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि यहाँ नॉर्मल सी है, टूरिस्ट आ रहा है, ये सब आ रहा है। इनको तो अलाउ करना चाहिए। हमले के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को घाटी में बिगड़ती सुरक्षा पर बातचीत के लिए तलब किया गया है। टारगेट हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक और निर्दोष शख्स का कत्ल हुआ। बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक के अंदर घुसकर मार दिया गया। मुलाजिम अपने दफ्तर में महफूज नहीं और आम शख्स अपने घर में नहीं। सवाल ये है कि सुरक्षा की स्थिति इतनी कैसी बिगड़ गई, क्या कोई जवाबदेह बनाया जाएगा? इसका सबसे बुरा असर कश्मीरी पंडितों पर पड़ा जो पिछले 12 साल से घाटी वापस आ रहे थे। प्रधानमंत्री की खुसूसी एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत 4000 से ज़्यादा मुलाजिम अब जम्मू जाने जा रहे हैं। कहीं पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं और दूसरे लोग जो यहाँ हैं वो इंतज़ार में हैं कि सरकार उनके लिए सुरक्षा के माकूल इंतज़ाम करे ताकि वो जम्मू सही सलामत पहुँच सकें। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बारे में। यहां पर टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल एक दिन में 2 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद बडगाम में बिहार के एक मजदूर की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक मजदूर गंभीर तौर पर घायल हो गया, एक की मौत हो गई। यह आतंकी हमला बडगांव जिले के मगरेपोरा गांव में हुआ। और इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नजीर मसूदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरे की हालत अभी कैसी है? और यहाँ पर सवाल बार बार उठ रहा है, टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां ये समस्या है, वहीं दूसरी ओर जून के आखिर में अमरनाथ यात्रा होने जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम। जी, दिन ब दिन चुनौतियां जो प्रशासन की बढ़ती ही जा रही हैं कि किस तरह अब सुरक्षा व्यवस्था को काबू में लाया जाए, लेकिन ये बेगुनाह लोग हैं जिनको इस सिचुएशन का खमियाजा भुगतना पड़ता है, जिनको आतंकियों की हमलों का निशाना बनना पड़ता है। कल एक और हमला हुआ 10 घंटे, कल शाम को 10 घंटों में दूसरा टारगेट अटैक था। बिहार से आए एक मजदूर जो ब्रिक पे काम कर रहा था, उससे गोली मारकर उसकी हत्या की गई। एक और जख्मी हुआ, लेकिन शायद उसको गोली नहीं लगी है, वो गिर के कहीं उसको हाथ में चोट आई है, तो वो बिल्कुल सही सलामत है, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन ये जो एक को मार के हजारों को डरा के एक खौफ और मौत का माहौल बना के यहाँ से लोगों को भगाने की जो एक ये कोशिश की जा रही है, ये पिछले हमने देखा कि 3 हफ्तों से किस तरह मुसलसल टारगेट अटैक्स हो रहे हैं। जब से मजिस्ट्रेट के दफ्तर में राहुल भट्ट को मारा गया, कातिल भागने में कामयाब हुए। कल विजय कुमार जो इलाकाई देहाती बैंक जो एक एफिलिएट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ब्रांच के अंदर घुस के मार दिया, भाग गए और वो पूरा कैद हुआ जो सीसीटीवी फुटेज में किस तरह मारा गया। इसी तरह रजनी बल्ला को मारा गया। कहीं यहाँ मुसलमान भी मारे जाते हैं, लेकिन उनकी गिनती में इसलिए नहीं आता है तो क्योंकि उस पर ज्यादा मीडिया का अटेंशन कहीं ज्यादा नहीं होता है। उन पे कई एक टारगेट किलिंग्स में वो भी मारे गए हैं। कुल मिला के जो देखा जाए सिक्योरिटी सिचुएशन काफी गंभीर है। अमरनाथ यात्रा आने वाली है। पहले कुछ ऐसे वाक़ात खासतौर पे जम्मू में हुई जो एक काफी चिंतनजनक है, और आज होम मिनिस्टर अमित शाह एक मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शिरकत कर रहे हैं, तो उस पर देखा जाएगा क्या कर रहे हैं। लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा है कि जब हमने देखा पिछले कुछ सालों से मस्कुलर पॉलिसी, जिसमें यह कि सिर्फ फोर्स की बुनियाद पे हर चीज को हल करने की कोशिश की जा रही है, वो चलती नहीं दिख रही है कि उससे कोई फर्क नहीं, मतलब फर्क पड़ने के बजाय हालात बिगड़ ही रही है। वो सबसे बड़ा चिंताजनक है। नजीर, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं लोगों में भी नाराजगी है और ये पलायन को लेकर लंबे वक्त तक राजनीति होती रही है। एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है, वहां पर आप ग्राउंड पर बताइए कि क्या कुछ लोगों ने पलायन भी किया है और इसको लेकर कैसे उनको समझाया जा रहा है? जी, करीब 200 के जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने पहले ही यहाँ पलायन किया है। पिछले 2 दिनों में वो जम्मू पहुंच चुके हैं। कई एक रात को निकले और जो अधिकतर यहाँ है कि उन्होंने बताया कि भाई हमें सिक्योरिटी दो, हम कैंपों में हमें बंधक नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास वो सारे उनकी जो बाइट्स और वो कई जगह पे वो बता रहे हैं हमें बंधक मत बना, सुरक्षा के नाम पे हम यरगमाल मत बना, वो मत कीजिए, हमें जाने दीजिए,
बाकी सब कुछ पहले जिंदगी, उसके बाद नौकरी और दूसरी चीज होंगी। तो कुल मिला के एक तरह का पलायन दोबारा हो रहा है और खौफ की वजह से, और कहते हैं वो कश्मीरी पंडित की प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जवाबदेही कहीं होगी और लोगों से पूछा जाएगा, जिम्मेदारी पे काम है कि ये सब कुछ क्यों को हुआ, क्यों किसी को मालूम नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है, और जब तक भी ये हुआ तब तक किसी को मालूम नहीं कि किस तरह इसको रोका जाए, हल किया जाए। तो ये कई अहम सवालात हैं जिनका शायद अगर सरकार किसी से जवाब तलबी करेगी तो होनी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति पायदान हो और जो कुछ बचा खुचा है उससे बचाया जाए। शुक्रिया नज़ीर आपका सब जानकारी के लिए। तो नज़ीर बता रहे थे कि वहाँ पर जो हालात पैदा हुए हैं इन हालिया घटनाओं के बाद, लोग जो है पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कुछ परिवार जो है वहाँ से सुरक्षित जगहों पर गए हैं। उनका ये कहना है कि पहले वहाँ पर जो है माहौल सामान्य होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ज्ञानवापी परिसर विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है, हम इतिहास को नहीं बदल सकते, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों निकालना, झगड़ा आखिर क्यों बढ़ाना, हर रोज एक ही मामला नहीं निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हम प्रकृति के खिलाफ शामिल हुए, अब हमें कोई आंदोलन नहीं करना है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान की राजनीति की। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को समेटने में जुटी हुई है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक उदयपुर पहुंच रहे हैं। अब तक 60 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक जो हैं वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के अपने 108 विधायक हैं। तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस को 15 अतिरिक्त वोट चाहिए और बीजेपी को सिर्फ 11 वोट। इस बीच एक निर्दलीय विधायक रमीला खारदिया का पता नहीं चल पा रहा है। एक और निर्दलीय विधायक बीमार है। सबसे दिलचस्प यह है कि कांग्रेस में विलय करने वाले बीएसपी के 6 विधायकों में 4 अलवर के सरिस्का सफारी में चले गए हैं और उदयपुर नहीं पहुंचे हैं। राजस्थान से कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सुभाष चंद्रा की एंट्री के बाद यहां भी चुनाव दिलचस्प हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। देखिए कि कल रात को, देर रात को उदयपुर करीब 60 से ज्यादा कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो उदयपुर पहुंच गए हैं। सब अपने एक बस से गए थे, कुछ अपनी गाड़ियों से भी पहुंचे हैं और आज तक उनको टाइम दिया गया है कि वो उदयपुर पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी वहां पर आज 11 बजे जाएंगे एमएलएज से मिलने। लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती इस राज्यसभा चुनाव में है वो है जो तीसरा उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, प्रमोद तिवारी। उनके सामने जो सुभाष चंद्रा खड़े हो गए हैं। बीजेपी को सिर्फ 11 वोट अतिरिक्त चाहिए सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए। कांग्रेस को 15 वोट अतिरिक्त चाहिए अपने जो उम्मीदवार हैं प्रमोद तिवारी को जिताने के लिए, और ये इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन रही है क्योंकि जो पहले जो 13 एमएलएज इनका समर्थन कर रहे थे
उनमें से अब काफी गायब नजर आ रहे हैं। एक जो इंडिपेंडेंट एमएलए है बीमार हो चुके हैं, एक एमएलए जो है वो उनका फोन नहीं लग रहा है। साथ ही सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है वो ये है कि जो बीएसपी के 6 एमएलएज थे, जिनमें से एक मंत्री भी हैं गहलोत सरकार में, जो 6 बीएसपी के एमएलएज थे उनमें से कोई भी वहां पर नहीं गया है उदयपुर। और कल तक वो अलवर के सरिस्का में एक रिजॉर्ट में सफारी के लिए गए थे, जंगल में टाइगर देखने गए थे, और उसके बाद में वो उनकी लोकेशन अलवर के आसपास बताई जा रही है। सिर्फ एक बीएसपी का एमएलए उदयपुर गया है, बाकी 4 नहीं गए हैं और एक अस्वस्थ बताया जा रहा है। इसलिए जो इंडिपेंडेंट्स एंड अदर्स है उस पर अब कांग्रेस भरोसा नहीं कर सकती है, और गणित कैसे बैठा जाएगा, कैसे बिठाएगी पार्टी गणित, ये देखना आगे है। वैसे चुनाव जो है वो 10 जून को होना है, और इसमें क्या होता है कि जब चुनाव का पर्चा डालते हैं तो ऑब्जर्वर को दिखाकर, पार्टी के ऑब्जर्वर को अपना पर्चा, बैलेट पेपर दिखाकर ही चुनाव होता है, तभी वोट डाला जाता है। लेकिन फिर भी काफी पासा पलटने की गुंजाइश रहती है राज्यसभा चुनाव में। तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बदले हुए समीकरण के बीच राज्य के 27 कांग्रेसी विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो शायद वहां कांग्रेस को लगता है कि उसके विधायक सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर एक रिजॉर्ट में ठहराया गया। एयरपोर्ट पर विधायकों को मीडिया से दूर रखने के लिए भी बैरिकेडिंग यहां पर की गई। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया है। हरियाणा के विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं और बस में सवार होने के बाद ये तमाम जो विधायक हैं उन्हें रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और बस में ये तमाम विधायक सवार हो चुके हैं। फॉलो गार्ड तैयार है और ये फॉलो गार्ड यहाँ से रवाना हो गई है। बस रवाना हो चुकी है। रिजॉर्ट में जाकर ये तमाम विधायक रुकेंगे, कुछ दिन वहाँ पर ठहरेंगे, क्योंकि दरअसल हरियाणा में जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बने और उस लिहाज से कांग्रेस को इस बात का डर था कि कहीं इनके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उन पर दबाव बन सकता है, इसलिए उन्होंने सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार है और यही वजह है कि इन तमाम विधायकों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है ताकि वो यहाँ पर सुरक्षित रहें, और मतदान के पहले हरियाणा उन्हें शिफ्ट किया जाएगा ताकि कांग्रेस के पक्ष में वो वोट कर सकें। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से विफल रही है, ये सभी जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। वैशाली में अपने जन सुराज अभियान के तहत एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब आसानी से मिल जाती है। उन्होंने ट्वीट के जरिए भी लोगों से बिहार में शराबबंदी फेल है या नहीं, इस पर सवाल पूछा है। बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। यहाँ एक पी के खड़े थे, अब पूरा बिहार पी के मस्त है, लेकिन राजा को लग रहा है कि शराबबंदी लागू है कि नहीं? पूरा बिहार पी के मस्त है और राजा को पता नहीं चल रहा है। आप कितने बड़े नींद में होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा? ऐसी बात नहीं है, पता नहीं चलता है, इसका आपको एहसास होगा। अगर आप जीवन में वहां कहीं पहुंच जाइएगा तो लोगों को नहीं पता चलता है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, और कोई जाकर नहीं बोलता है। बोलता भी, मैं नीतीश की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, 2 लोग भी गद्दी पर बैठे हुए हैं। और अब बात करते हैं पानी के संकट की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायत घुसिया के एक गांव में गांव वालों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गांव की हालत यह है कि महिलाएं और बच्चियां अपनी जान जोखिम में डालकर 30 फीट गहरे कुएं में पानी के लिए उतर रही हैं। ग्रामीणों में पानी के संकट को लेकर कलेक्टर को आवेदन भी दिए थे, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधरे। इस गांव में लगभग 550 परिवार रहते हैं और पानी के लिए 4 कुएं भी हैं, लेकिन गर्मी की वजह से कुएं सूख जाते हैं और कुछ ही पानी कुएं के अंदर रिसता रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला किस तरह से बूंद बूंद पानी को
लेकर ऊपर जा रही है। कुएं में उतरने के लिए मजबूर हैं महिलाएं और बच्चियां। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है ताबिश। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार निशाने पर है वहां के लोग। टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल एक दिन में 2 टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। कुलगांव में एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई, उसके बाद बडगांव में बिहार के एक मजदूर को निशाने पर लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। यहां पर आतंकियों ने 2 मजदूरों पर फायरिंग की थी, जिसमें से एक मजदूर गंभीर तौर पर इस फायरिंग में घायल हो गया और एक की मौत हो गई। यह आतंकी हमला बडगाम जिले के मगरेपोरा गांव में हुआ है। पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो चुन चुन कर मारने या फिर टारगेट किलिंग की 8वीं घटना थी। 2 जून को विजय कुमार, 31 मई को रजनी बाला, 25 मई को अमरीना भट्ट को जो है वो आतंकियों ने निशाना बनाया था। बिल्कुल, और 24 मई को सैफुल्ला कादरी को, ये आप देख रहे हैं कि 2 जून को विजय कुमार जो बैंक मैनेजर है उन्हें किस तरह से मारा गया। महिला शिक्षक 31 मई को रजनी बाला को कुलगांव में मार दिया गया। इसके अलावा 25 मई को अमरीना भट्ट जो कि कश्मीरी टीवी कलाकार हैं उनकी जान ले ली गई। इसके अलावा श्रीनगर में 24 मई को सैफुल्ला कादरी जो कि कांस्टेबल है उनको मार दिया गया। 17 मई को रंजीत सिंह बारामूला में उनको खत्म कर दिया गया और 13 मई को रियाज ठोकर। आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली आ रहे हैं और दोनों की बैठक जम्मू कश्मीर के ताजा हालात के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। और कल भी गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर के हालात को लेते हुए। अब देखना ये होगा ये जो तमाम बैठकें हो रही हैं उसका जमीनी स्तर पर क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है। टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है उस पर कैसे विराम लगेगा। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं वहां के जो तमाम बाशिंदे हैं उनको क्या लग रहा है। हम आदरणीय एलजी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की जान बचाई जाए, हमें यहाँ से जम्मू जाने दिया जाए। हमें सरकार ने यहाँ पर होस्टेजेस बनाया है, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। डर के मारे हमारा पूरा परिवार यहाँ सहम गया है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ कश्मीर में सिक्योरिटी फेलियर है। जैसे कि हमारे भाई विजय कुमार जी को आज मारा गया, तो हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम पे ये जुल्म ना करे, हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें जम्मू जाने दिया जाए। नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता, हमने सुना किस तरह से लोग परेशान हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर डरे सहमे हुए हैं, वो जम्मू जाना चाहते हैं, घाटी छोड़ना चाहते हैं। आज जो बैठक होने जा रही है गृह मंत्री ने बुलाई है जिसमें कि उपराज्यपाल शामिल होंगे। ये तमाम जो बैठकें हो रही हैं कल भी गृह मंत्री ने की थी, लेकिन जमीन पर आप इसको बैठकों का असर कैसे देख रहे हैं? जमीनी स्तर पर क्या हकीकत लग रही है आपको? जी, चिंतित है सरकार जो है बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हैं इनका सिलसिला अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर का दौरा किया था। उससे पहले से ये जो टारगेटेड किलिंग्स का दौर है वो शुरू हो चुका था और अभी तो लगातार इसका जो ग्राफ है वो एस्केलेट होता जा रहा है। मई में हमने देखा 5 किलिंग्स हुई थी, अभी इसी महीने हमने देखा 2 से 3 किलिंग्स जो हैं वो हो गई हैं और साथ में इनकाउंटर्स जो हैं बेशक से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि वो जो लोकल्स जो हैं उनमें वो एक सद्भावना या कहें एक अपनापन नहीं पैदा कर पा रहे हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मई महीने में 14 इनकाउंटर्स हुए थे जिसमें 27 टेररिस्ट मारे गए थे, जिनमें से 20 लोकल्स थे। वहां का प्रशासन ये कह रहा है कि बड़े सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो जो आतंकी तंजीमें हैं उनके साथ ना जुड़े, लेकिन बावजूद इसके जो संख्याएं हैं, जैसे पहले 5 महीने में बताया जा रहा है कि 50 नौजवान जो हैं वो अलग अलग तंजीमों, आतंकी तंजीमों से जुड़ चुके हैं। यही नहीं, मई के महीने में ही
केवल 3 दर्जन से ज्यादा जो नौजवान हैं वो अपने घरों से गायब हैं। पहले ऐसा जब होता था कि अगर नौजवान घर से चले जाते थे या कुछ थोड़े दिनों तक नहीं रहते थे तो आस पड़ोस वाले या फिर घर वाले भी पुलिस को इत्तला दे देते थे, लेकिन अब ये सिलसिला ऐसा है कि कोई जानकारी जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक जो वैक्यूम है जानकारी का वो भी हो रहा है आवाम और प्रशासन के बीच में, जो इस तरह की जो जानकारियां जिनका जो शेयरिंग होती थी उसको लेकर ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि किस तरह से ये जो अलगाववाद है उसे खत्म किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री बार बार इस बात पर बोलते रहे हैं कि फंडिंग को लेकर और अलगाववाद को लेकर आपको अपनी नकेल जो है सुरक्षा एजेंसी को कसनी है, लेकिन ये खाई किस तरह भरनी है ये अभी तक कोई जो है वो ठोस कदम ग्राउंड पर भी हमने देखे नहीं है। जहां तक यहाँ की दिल्ली की बैठकों का सवाल है, आज इतने सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से भी कहा गया कि अब जो है हालात बेहतर होंगे, लेकिन ग्राउंड पर ये फर्क जो है वो क्यों नहीं नजर आ रहा। और दूसरा बड़ी चुनौती ये भी है कि लोगों में जो असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, अगर उनको वहां से, जैसे कि हमने एक बाइट वहां पर सुनाई कि वो सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं लोग, अगर वहां से उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं तो फिर पलायन की बात आती है। देखो, मापदंड जो है वो दोनों का अलग है। केंद्रीय सरकार या फिर जो यूटी की प्रशासन है वो इस बात से बोलती है कि डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे इतना टूरिस्ट आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, तो जो है सब स्थिति नॉर्मल है। लेकिन इसके ऊपर जो एक पूर्व जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक ट्वीट करके बोला था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे आप नॉर्मलसी से इक्वेट नहीं कर सकते। फैक्ट ये भी है कि जो नजीर बता रहे थे कि अभी भी जितना भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी सीनियर आला अधिकारी तैनात हैं वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी के साथ ही मूव अराउंड करते हैं, विदाउट सिक्योरिटी मूव नहीं करते हैं। आपने पंडितों को एक घेटोआइज कॉलोनीज में बंद करके रखा हुआ है, बाहर से ताला मार देते हैं। आप अगर दल के आसपास अगर चलते हैं शाम के आसपास तो आपको डर लगता है अगर आप अपने परिवार वालों के साथ है। तो ये सुरक्षा का जो अभाव है, ये जो परसेप्शन है, ये न सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी में चला गया है बल्कि वहां के आवाम में है। यही वजह हम देखेंगे कि जब यासीन मलिक को सजा सुनाई गई थी तो लाल चौक के आसपास हमने देखा था कि पूरे शटर्स डाउन थे, क्योंकि लोगों को डर था कि वहां पे तोड़ फोड़ ना हो जाए। तो हर किस्म का जो एक डर है वहां के आवाम में, इस खाई को भरने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसे आप सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के मापदंड से नहीं नाप सकते। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने नीता यहाँ पर बताई कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है सिर्फ वो पैमाना नहीं हो सकता कि हालात वहां पर बिल्कुल ठीक है। जो अविश्वास पैदा हो गया उस खाई को भरना केंद्र सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीता शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं बडगांव में मजदूर की हत्या के अलावा जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई। वो राजस्थान के रहने वाले थे, हाल ही में उनकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डरावनी है। आतंकी किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं अंदर बैंक में घुसता है और यहां पर जो विजय कुमार है बैंक मैनेजर, उनकी हत्या कर वहां से फरार हो जाता है। और जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, नीता भी इस बारे में अभी बता रही थी कि लोगों में थोड़ा गुस्सा है इसको लेकर। कश्मीरी पंडित जो हैं वो दहशत में हैं। आप दूसरी तरफ तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इन घटनाओं के सिलसिले को लेकर प्रदर्शन भी लोगों की तरफ से किया जा रहा है और इस बात से भी वो खासे नाराज हैं कि उनके लिए जो है यहाँ पर स्थिति मुश्किल हो गई है। और सिर्फ उनके लिए नहीं तावेश, जैसा कि नीता भी बता रही हैं कि जो वहां के जो बाकी आवाम है माइनॉरिटी के अलावा, वो बता रही हैं कि डल लेक पे जो लोग घूमते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो उनमें एक दहशत हो गई कि कब कोई आतंकी हमला हो जाए। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है और शायद यही एक कारण है कि कल भी गृह मंत्री ने एक बैठक की वरिष्ठ अधिकारियों की एनएसए अजीत डोभाल के साथ, और आज जो ताजा हालात बने हुए हैं उस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली आएंगे और गृह मंत्री के साथ बैठक करेंगे। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी। तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी,
उस स्कूल प्रीमिसेस में। उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। हमने एक ही डिमांड रखी थी कि हमें बचाइए, हमारी जान बचाइए, सेव अस। बस अभी पहुंचे हैं, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी मतलब बाहर से सील ही कर दिया हो। सर सेफर प्लेस अभी ऐसा कश्मीर में कोई नहीं है। बैंकों में बंदों को मारा जा रहा है, स्कूलों में मारा जा रहा है, तो सेफर प्लेस कहाँ पे है? अभी तो हम 8-10 फैमिलीज तो हम निकले थे लगभग वहाँ से आफ्टरनून में, तो पहुँच गए। अभी और भी आ रहे हैं, काफ़ी अभी पीछे भी हैं, कुछ जम्मू पहुँच गई हैं। सर हालात बिल्कुल सही नहीं है। हमने सुना था अपने पेरेंट्स से, जैसे 1990 का जो हाल था, आज मुझे लगता है उससे भी बहुत घटिया हालात है। कोई भरोसा नहीं रहता, दिमाग में ऐसा चलता है कि कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है तो ये शूट कर देगा। वहाँ ऐसी हालात है, वहाँ रहने लायक बिल्कुल माहौल नहीं, खासकर हिंदूज के लिए। तो आज बहुत सारी फैमिलीज वहाँ से रिलोकेट हो चुकी है जम्मू के लिए। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी कॉलोनीज में लोग रहते हैं उनको क्यों लॉक किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन अपना फेलियर क्यों छुपा रही है? तो हमें वहाँ पे नहीं रहना, हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। हमारी टोटल इतनी डिमांड है कि अगर हम लोगों ने इतने साल वहाँ पे जॉब की है, हम लोगों ने अपना सारा डेडिकेशन दिया हुआ है, हमें जॉब करनी है, लेकिन हमें अपनी जान देके नहीं करनी है। आप हमें वहाँ से सेफर प्लेसेस आउटसाइड जम्मू कश्मीर डिवीजन, आप लोग हमें कहीं भी रिलोकेट करें, हम लोग तैयार है करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात पंजाब की करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बनावाली के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों और घर वालों ने जो है इनको नाराजगी जताई इनके वहां पर पहुंचने पर। सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे गुरप्रीत, और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मानसा जाकर मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे। रविवार को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा घटा दी थी। उसके बाद परिवार भी काफी नाराज था। हमने सिद्धू मूसेवाला की माताजी को सुना किस तरह से वो मुख्यमंत्री और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर काफी नाराज नजर आई थी। तो हत्या के 5 दिन बाद आज मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। उससे पहले यहां पर जो विधायक पहुंचे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बनावाली पहुंचे थे, लेकिन उनके खिलाफ काफी लोगों में गुस्सा नजर आया। इस खबर पर नजर रहेगी। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश में निकाय चुनाव है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर भोपाल और जबलपुर में हैं। भोपाल में परिवारवाद को लेकर उन्होंने साफ किया कि नुमाइंदगी के लिए पार्टी की नीति है, वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे। वैसे मध्य प्रदेश में परिवारवाद की बेल लंबी है, ऐसे में इस बयान से कई नेताओं के बेटों का पॉलिटिकल करियर चौपट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझिए। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल। इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। ये बीजेपी की मौजूदा सत्ताधारी वंश बेल है और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व विधायक सत्येंद्र पाठक के बेटे संजय पाठक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे जितेंद्र गहलोत पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बृज मोहन मिश्रा की पुत्री अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री हैं,
पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय जो विधायक हैं। जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें, उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहां तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ? वैसे अध्यक्ष जी जब नैतिकता की बातें बता रहे थे तब मंच पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनके पुत्र कार्तिकेय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के पुत्र सुकर्ण, इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक, कमल पटेल के पुत्र संदीप, गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आकाश, तुलसी सिलावट के पुत्र नितेश, तो पूर्व सांसद प्रभात झा के पुत्र तुष्मुल राजनीति की दहलीज पर खड़े हैं। सीधा उसको अवसर देने के बजाय पार्टी के कुछ नेताओं को इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। कई नेताओं के बच्चे फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या आप केवल इसलिए उनका नाम काटना चाहते हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं? जैसे गोपाल भार्गव जी का बच्चा हो, चाहे नरोत्तम जी का हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर का हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, उनने अगली पीढ़ी का सालों से वो बच्चे काम कर रहे हैं, तो क्या आप का ध्यान उस तरफ ले जाने की मंशा है? तो स्पेसिफिक बात करें कि साहब जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हें काम करने का अवसर, उनका भी अधिकार है, सामान्य सिटीजन। वैसे कैबिनेट मंत्री सकलेचा खुद पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे हैं। मौका मिला है तो वंशवाद के आरोपों से घिरी कांग्रेस अब हमलावर है। जेपी नड्डा साहब बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर पंकज सिंह जी कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, इनके पूज्य पिताजी कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा जी कौन है मध्य प्रदेश में, कृष्णा गौर जी कौन है, आकाश विजयवर्गीय जी कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल साहब कौन है, जालम सिंह पटेल साहब कौन है, और उस प्रत्याशा में गोपाल भार्गव साहब के बेटे और नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे कौन है जो राजनीति में आने के उत्सुक हैं। तो कम से कम यदि वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, मगर उसके पहले आईने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा भी देखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश की राजनीति के पन्ने पलटे तो पता लगेगा कि कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी परिवारवाद के सहारे राजनीति में एंट्री लेने वालों की लंबी फौज है, जिसमें इजाफा ही हो रहा है। ये सच है कि कुछ दूसरे दलों की तरह बीजेपी में नेता पुत्र सत्ता या संगठन में सीधे सर्वे सर्वा नहीं बनते, लेकिन ये भी सच है कि कई बार पिछले दरवाजे से ही सही सत्ता और संगठन में नेता पुत्रों की छलांग आम कार्यकर्ता से तो लंबी होती ही है, और मध्य प्रदेश के नाम उसी का उदाहरण है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों की, वो टॉप 5 न्यूज़ जो आप दिन भर आज देख सकते हैं। इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं, कौन सी खबर आप ज़्यादा विस्तार से आज एनडीटीवी पर देखना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले कश्मीर से खबर, जहां पर सुबह बैंक मैनेजर और शाम मजदूर की हत्या हुई। लगातार टारगेट किलिंग यहां पर हो रही है, जिसको लेकर अहम बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। उधर कश्मीर पर गृह मंत्री की एलजी के साथ उच्च स्तरीय बैठक होनी है। और हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों निकालना, ऐसा कहना है आरएसएस चीफ का। और राज्यसभा चुनाव को लेकर टूट का डर जो है वो कांग्रेस को परेशान कर रहा है। और उधर अब सिसोदिया के अरेस्ट की साजिश जो है वो रची जा रही है, ऐसा केजरीवाल का कहना है। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर।